रात के ठीक 12 बजे जब हवेली की बड़ी घड़ी ने गूंज के साथ घंटे बजाए तो पूरा घर खामोशी की चादर ओढ़ चुका था। लेकिन इस शांत हवेली के एक बंद कमरे में दो दिल बहुत तेजी से धड़क रहे थे। शादी के 3 साल बीत जाने के बाद भी मीरा की जिंदगी में वो सुकून नहीं था जिसकी हर औरत उम्मीद करती है। उसका पति नीलेश एक जाना माना वकील था, एक ऐसा इंसान जो अपनी किताबों, फाइलों और केस की दुनिया में इस कदर खोया रहता था कि उसे अपनी पत्नी की मौजूदगी या उसकी खामोशी का एहसास ही नहीं होता था। नीलेश के लिए मीरा बस घर की एक जिम्मेदारी थी जिसे उसने हर सुख सुविधा दे रखी थी, लेकिन वक्त और एहसास कभी नहीं दिया। दूसरी तरफ था नीलेश का चचेरा भाई रोहन। रोहन नीलेश से बिल्कुल अलग था, कलाकार, तस्वीरों का शौकीन और मीरा की आंखों के छुपे दर्द को बिना कहे पढ़ लेने वाला। रोहन हवेली के ही एक हिस्से में बने अपने स्टूडियो में रहता था। नीलेश अक्सर कोर्ट के सिलसिले में हफ्तों शहर से बाहर रहता था। उन लंबी सूनी रातों में मीरा का दिल हवेली की इस वीरानी से घबराने लगता था। ऐसे में रोहन का स्टूडियो मीरा के लिए एक ऐसी जगह बन गया था जहां उसे अपनी खामोशी को छुपाना नहीं पड़ता था। शुरुआत बहुत ही सादी थी। रोहन मीरा की तस्वीरें बनाता, उसे अपनी कला के बारे में बताता और मीरा चुपचाप उसे सुनती। लेकिन धीरे धीरे कैनवास पर रंग बिखेरते बिखेरते रोहन की उंगलियां मीरा की उदास जिंदगी में रंग भरने लगीं। एक रात जब शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली गुल हो गई, रोहन के स्टूडियो में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। मीरा खिड़की के पास खड़ी बाहर गिरती बूंदों को देख रही थी। रोहन दबे कदमों से उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और उसने बहुत ही धीरे से मीरा के कंधे पर अपना हाथ रखा। मीरा ने मुड़कर रोहन की आंखों में देखा। उन आंखों में नीलेश की बेरुखी नहीं, बल्कि एक अजीब सा खिंचाव और दीवानगी थी। रोहन ने कांपते हाथों से मीरा का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। मर्यादा की जो पतली सी दीवार उनके बीच थी, वो उस मध्यम रोशनी और सन्नाटे में धीरे धीरे पिघलने लगी। दोनों जानते थे कि ये एक आग का खेल है, पर उस पल वे खुद को रोक न सके। अगली सुबह से दोनों की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब नीलेश के घर पर रहने या न रहने से मीरा को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके दिल का दरवाज़ा अब रोहन के लिए खुल चुका था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि नीलेश जितना सीधा दिखता था, अंदर से उतना ही शातिर वकील था। उस ढलती शाम के बाद मीरा और रोहन का रिश्ता एक ऐसे सीक्रेट भंवर में फंस चुका था जहां हर मुलाकात के साथ खौफ और खिंचाव दोनों बढ़ता जा रहा था। जब भी नीलेश कोर्ट के बड़े केस के सिलसिले में शहर से बाहर जाता, उस विशाल हवेली का कोना कोना उनके इस छुप छुप कर मिलने वाले प्यार का गवाह बनता। एक दोपहर हवेली के सारे नौकर पीछे अपने कमरों में आराम कर रहे थे। नीलेश दफ्तर में था। मीरा हॉल में रखे बड़े से फूलदान में ताज़े फूल सजा रही थी। तभी पीछे से रोहन बेहद दबे पांव आया। उसने बिना कोई आहट किए पीछे से मीरा की कमर में अपनी बाहें डाल दीं और अपना चेहरा मीरा की गर्दन के पास झुका दिया। मीरा हड़बड़ा गई। उसने घबराकर इधर उधर देखा और रोहन के हाथों को पकड़कर धीरे से कहा, रोहन, क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। नीलेश जी का भी कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकते हैं। रोहन ने मंद सी मुस्कान के साथ मीरा को अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आने दो किसी को। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे किसी का डर नहीं लगता। रोहन ने मीरा की झुकी हुई ठोड़ी को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया और उसके होठों पर बहुत ही नरमी से अपने होंठ रख दिए। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने रोहन के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश तो की, पर रोहन की इस बेबाक मोहब्बत के आगे उसकी हर जिद ढीली पड़ गई। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और रोहन के बालों में अपनी उंगलियां उलझा दीं। दिन बीतते गए और उनका ये रोमांचक सफर और भी बेबाक होता गया। कभी किचन में चाय बनाते वक्त रोहन का अचानक मीरा की साड़ी का पल्लू पकड़कर अपनी तरफ खींच लेना, तो कभी लॉन में टहलते हुए टेबल के नीचे से एक दूसरे के हाथों को कसकर थाम लेना। पकड़े जाने का एक भयानक खौफ हमेशा रहता था, लेकिन वही खौफ उनके इस रिश्ते में एक अजीब सा नशा घोल देता था। एक रात नीलेश घर पर ही था और ऊपर अपने स्टडी रूम में फाइलों में डूबा हुआ था। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मीरा बहुत ही दबे कदमों से सीढ़ियां उतरकर नीचे रोहन के स्टूडियो की तरफ बढ़ी। लकड़ी के फर्श से हल्की सी भी सरसराहट होती तो मीरा की सांसें थम जाती। उसने स्टूडियो का दरवाज़ा थोड़ा सा खटखटाया। रोहन ने तुरंत दरवाज़ा खोला और मीरा का हाथ खींचकर उसे अंदर कर लिया। दरवाज़ा बंद करते ही रोहन ने मीरा को दीवार से सटा दिया। मोमबत्ती की मध्यम पीली रोशनी में रोहन ने मीरा की कलाई को दीवार पर कसकर पकड़ लिया और बेहद धीमी मदहोश आवाज में कहा, आज रात तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मीरा। मीरा ने रोहन की छाती पर हाथ रखते हुए कहा, रोहन, नीलेश जी ऊपर ही हैं, अगर उन्हें जरा सी भी भनक लग गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। रोहन ने मुस्कुराते हुए मीरा की कमर को अपने करीब खींचा और बोला, तो होने दो बर्बाद। आज की रात सिर्फ मेरी और तुम्हारी है। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। बाहर खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदों और कमरे के अंदर पसरी मधोशी के बीच वे मर्यादा की हर हद भूलते चले गए।
लेकिन वे दोनों इस बात से बेखबर थे कि नीलेश भले ही शांत रहता था, पर उसकी शातिर वकील वाली नजरें हवेली के बदलते माहौल को बहुत बारीक नजर से देख रही थीं। नीलेश की शातिर और तीखी नजरों से हवेली में आ रहे बदलाव छुप नहीं पा रहे थे। वकील होने के नाते वो लोगों की आंखों में छिपे झूठ को पढ़ने का हुनर बखूबी जानता था। उसने गौर किया था कि पिछले कुछ हफ्तों से मीरा के चेहरे पर वो पुरानी उदासी नहीं थी और रोहन का व्यवहार भी अचानक बदला बदला सा था। नीलेश ने चुपचाप एक ऐसा जाल बुनने का फैसला किया जिसमें दोनों रंगे हाथों पकड़े जा सके। एक शाम नीलेश ने जानबूझकर ड्राइंग रूम में बैठकर फोन पर अपने क्लाइंट से बात की ताकि उसकी आवाज़ मीरा और रोहन तक पहुंच सके। उसने कहा, हाँ, मैं आज रात की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा हूँ। केस की सुनवाई के लिए मुझे 3 दिन वहीं रुकना पड़ेगा। यह सुनते ही मीरा के दिल में एक अनजानी सी खुशी की लहर दौड़ गई और रोहन ने भी दूर से मीरा की तरफ एक तिरछी और नशीली मुस्कान फेंकी। रात के लगभग 9 बजे नीलेश अपना सूटकेस लेकर निकला और उसने गाड़ी से एयरपोर्ट की तरफ जाने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में उसने अपनी गाड़ी हवेली से कुछ दूरी पर पार्क कर दी और अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे के दरवाजे से चुपचाप हवेली में दाखिल हो गया। वो सीढ़ियों के नीचे बने एक अंधेरे कोने में छुपकर देखने लगा। हवेली में गहरा सन्नाटा था। लगभग 10 बजे मीरा अपने कमरे से निकली। उसने एक बेहद खूबसूरत सिल्क की साड़ी पहन रखी थी और उसके बालों से हल्की सी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वो दबे कदमों से सीढ़ियां उतरकर सीधे रोहन के स्टूडियो की तरफ बढ़ी। जैसे ही मीरा ने स्टूडियो का दरवाज़ा खटखटाया, रोहन ने झटके से दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर खींच लिया। रोहन ने मीरा को दीवार से सटा दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। रोहन ने मोमबत्तियों से पूरे स्टूडियो को सजा रखा था। उसने मीरा की पतली कमर में अपनी बाहें डाली और बेहद दीवानगी से कहा, आज की रात सिर्फ हमारी है मीरा। 3 दिन तक हमें कोई तंग करने वाला नहीं है। मीरा ने मुस्कुराते हुए रोहन के सीने पर अपनी हथेलियां रखीं। रोहन धीरे धीरे उसके चेहरे, गर्दन और कंधों को चूमने लगा। दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि बाहर अंधेरे में खड़ा नीलेश धीरे धीरे स्टूडियो के दरवाजे के पास आ रहा था और उसकी जेब में उस स्टूडियो स्पेयर चाबी थी। नीलेश दबे कदमों से बिल्कुल स्टूडियो के दरवाजे के पास आकर रुक गया। अंदर से आ रही मीरा की हल्की सी हंसी और रोहन की मधोश फुसफुसाहटें नीलेश के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिर रही थीं। नीलेश की मुट्ठियां कस गईं और उसकी आंखों में भयानक गुस्सा उतर आया, लेकिन उसने अपनी चीख को वहीं दबाया। एक शातिर वकील होने के नाते वो किसी जल्दबाजी में नहीं था। उसने जेब से बहुत ही आहिस्ता से वो चाबी निकाली। चाबी को ताले में घुमाते वक्त जरा सी भी आवाज़ न हो, इसका उसने पूरा ख्याल रखा। ताला बहुत ही धीमी क्लिक की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर कमरे में रोहन ने मीरा को अपनी बाहों में कसकर भींच रखा था। कैनवास के पीछे जलती मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में दोनों एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह खोए हुए थे। रोहन मीरा के कानों के पास झुककर मुस्कुराते हुए कह रहा था, काश ये रात कभी खत्म ही न हो मीरा। ठीक उसी पल दरवाज़ा एक झटके से पूरा खुल गया। हवा के एक तेज झोंके के साथ कमरे की मोमबत्तियां बुझते बुझते बचीं। दरवाजे पर नीलेश खड़ा था, हाथ में सूटकेस नहीं बल्कि आंखों में सुलगती हुई आग लेकर। मीरा के होठों से एक चीख निकलते निकलते रह गई। उसका चेहरा पल भर में सफ़ेद पड़ गया और उसने घबराकर झटके से रोहन को पीछे धकेला। समर की तरह ही रोहन भी अपनी जगह पर मानो पत्थर का बन गया था। दोनों का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सन्नाटे में उसकी आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी। नीलेश ने एक भी शब्द नहीं कहा। वो बहुत ही शांत और भारी कदमों से कमरे के अंदर आया और उसने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी ये खामोशी उस पर चिल्लाने से भी 1000 गुना ज्यादा खौफनाक लग रही थी। उसने धीरे से अपनी घड़ी उतारी और टेबल पर रख दी। फिर रोहन और मीरा की तरफ देखते हुए बहुत ही ठंडे लहजे में बोला, दिल्ली की फ्लाइट छूट गई मेरी, पर अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर मैं चला जाता तो हवेली में चल रहा ये खूबसूरत नाटक देखने से रह जाता। मीरा कांपते हुए अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए नीचे गिर पड़ी। नीलेश जी, मेरी बात सुनिए। नीलेश ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। उसकी नज़र अब रोहन पर टिकी थी, जो डर और शर्म के मारे नजरें नीची किए खड़ा था। नीलेश ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, तू तो बहुत बड़ा कलाकार निकला भाई। कैनवास पर तस्वीरें बनाते बनाते तूने मेरी ही जिंदगी का इतना बड़ा खेल बना दिया। नीलेश की उस ठंडी भयानक मुस्कान ने रोहन और मीरा की बची कुची हिम्मत भी तोड़ दी। रोहन ने हाथ जोड़ते हुए कांपती आवाज में कहा, भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे सजा दे दीजिए, पर मीरा भाभी को कुछ मत कहिए, सब मेरी वजह से हुआ है। नीलेश ने एक कदम आगे बढ़ाया और रोहन के कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। नीलेश ने बेहद धीमी आवाज में कहा, सजा तो तब दी जाती है रोहन, जब इंसान कानून तोड़ता है, लेकिन तुमने तो मेरा भरोसा तोड़ा है। और वकीलों की दुनिया में धोखे की सजा सिर्फ एक ही होती है, सब कुछ छीन लेना। मीरा जमीन पर घुटनों के बल बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसने नीलेश के पैर पकड़ने की कोशिश की। मुझे माफ़ कर दीजिए नीलेश जी,
मैं अकेली पड़ गई थी। मुझसे भटकाव हो गया। मुझे घर से निकाल दीजिए, पर इस तरह चुप मत रहिए। नीलेश ने अपने पैर पीछे खींच लिए और मीरा की तरफ देखा भी नहीं। उसने जेब से कुछ कागजात निकाले और उन्हें रोहन के सामने जमीन पर फेंक दिया। ये इस हवेली और मेरी पूरी जायदाद का बेदखली का नोटिस है। नीलेश की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। रोहन, तुमने मेरी गैरमौजूदगी में जो कुछ भी पाया वो सब झूठा था। कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम इस हवेली को खाली कर दोगे। और तुम मीरा, जिस आज़ादी और प्यार की तुम्हें तलाश थी, मुबारक हो, अब तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो। लेकिन याद रखना, मेरी दी हुई एक भी चीज़ या ये हवेली अब तुम्हारी नहीं है। नीलेश मुड़ा और दरवाजे तक पहुंचकर रुका। उसने पीछे मुड़कर देखे बिना कहा, कल सुबह जब मैं जागूं तो तुम दोनों में से कोई भी इस हवेली में नजर नहीं आना चाहिए। इतना कहकर नीलेश कमरे से बाहर निकल गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में फैली सन्नाटे की चादर अब भारी पछतावे में बदल चुकी थी। रोहन और मीरा, जो कुछ देर पहले तक एक दूसरे की बाहों में सुकून ढूंढ रहे थे, अब एक दूसरे से नजरें मिलाने से भी कतरा रहे थे। चोरी छिपे मिलने का वो नशा उतर चुका था और पीछे रह गई थी तो सिर्फ तबाही और बेघर होने का डर। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पल भर का भटकाव और धोखा कभी किसी को सच्ची खुशी नहीं दे सकता। विश्वास और मर्यादा से बने रिश्ते जब टूटते हैं तो अंत में सिर्फ और सिर्फ पछतावे की राख ही बचती है। अगर आपको ये कहानी और इसकी सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।